नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया अध्याय, जो कि आज अध्याय हम 7 शुरू करने वाले हैं। कल हमने 6 पढ़ा लिया था और उसे अपने YouTube चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इतिहास के बारे में मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप पिछले अध्यायों को पढ़ के आया करें, क्योंकि आपको तभी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो पाएंगी और तभी जो एक बेस होगा आप लोगों का मजबूत हो पाएगा। क्योंकि अब ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अधिक जटिल इसमें चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर है, तो आप जानते हैं कि क्लास 6 में बहुत अधिक गहराई से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इसमें आप लोग का बस ऊपरी तौर पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अशोक, यानी कि एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें इस चैप्टर में हम सामान्य रूप से जो इनका जो एक वंश था जो मौर्य वंश के नाम से हम जानते हैं, इसमें हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका प्रशासन किस प्रकार से चलता था, और हम अशोक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि अशोक आखिर अनोखा राजा क्यों कहा जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं साम्राज्य को, कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, आखिर साम्राज्य क्या था, साम्राज्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया, या फिर एक सम्राट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो जैसे हमने पिछले अध्यायों में आपसे बताया था कि कैसे एक जो जन के राजा होते थे वह जनपद के राजा हुए और फिर बाद में वो चल के महाजनपद के राजा हो गए, यानी कि जनपद किस प्रकार से महाजनपद में कन्वर्ट हुआ। तो यही उसका भी यही स्वरूप है, यानी कि राज्य से जो साम्राज्य बनने का एक जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे आधारित है कि जब उसके क्षेत्र में वृद्धि हुई और जब राज्य और अधिक शक्तिशाली हो गए, तो अब वो राज्य न कहे जाकर वह साम्राज्य कहे जाने लगे, और वहाँ पे जो शासन करते थे वह वो राजा न कहे जाकर वह सम्राट कहे जाने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एक राज्य का साम्राज्य बनने की स्थिति में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब जो सम्राट यहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और इसके साम्राज्य में भी बहुत अधिक विकास हुआ था। इसके साथ ही जो राजा के और जो भी चीज़ें थी, जैसे कि सैनिक व्यवस्था हो गया या फिर इनके जो अधिकारी हो गए, वह सब भी बहुत अधिक मात्रा में अब लगने लगे थे। बहुत अधिक इन्हें टैक्स की भी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि एक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए बहुत अधिक टैक्स की भी आवश्यकता थी। तो ये कुछ अंतर था राज्य और इसमें साम्राज्य में। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि ये जो जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ये मौर्य साम्राज्य है, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उनका एक मंत्री थे जिनका नाम चाणक्य था, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं के मदद से इन्होंने इस शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, और फिर उनके जो पुत्र थे वह बिंदुसार हुए, और बिंदुसार का जो पुत्र था वही अशोक था, जिसके बारे में मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसी को हम वंश के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वंश यहाँ पे भारत में रहे शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, या फिर बाद में आप चल के देखेंगे कि मुगल वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो इस प्रकार के जो वंश थे वो ये जो वंश होते हैं वह मुख्य रूप से एक परिवार को डिनोट करते हैं। यानी कि जब कोई शासक बनता है, जब कोई शासक बनता है, फिर जब उसका जब पुत्र शासक बनता है, फिर उसका जब पुत्र शासक बनता है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था स्थापित होती है शासन व्यवस्था में किसी एक साम्राज्य में या फिर किसी एक राज्य में, तो यही वंश कहलाता है। अब मान लीजिए ये वंश किस प्रकार से टूटता है। मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे जो भी 3 राजा हुए हैं बारी बारी, यह एक ही वंश के हैं, यानी कि एक ही कुल के हैं, तो इसे हम एक ही वंश का मानेंगे। लेकिन बाद में मान लीजिए यह राजा, ये जो है अंतिम वाला राजा, ये कमज़ोर हो जाता है और इसके स्थान पे किसी अन्य वंश का कोई शासन स्थापित कर लेता है, किसी अन्य परिवार का आके यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करता है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हो जाती है। तो यही यहाँ पे वंश का मतलब यही है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलता था, यानी कि हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो मौर्य प्रशासन था उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता था, कैसे नियंत्रित किया जाता था, उसका आधार क्या था। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो ये मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो एक स्थान से इस पे शासन नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे मैप में, यहाँ पे देखेंगे इसकी 3 राजधानियाँ थीं, जो कि पाटलिपुत्र जो सबसे प्रमुख राजधानी थी, और उसके अन्य भी राजधानियाँ थीं। इसके अलावा भी जो प्रांतीय राजधानियाँ थीं उसमें से एक उज्जैन है और एक तक्षशिला है।
तो इस प्रकार से ये लोग शासन व्यवस्था स्थापित करते थे, यानी कि एक प्रमुख पाटलिपुत्र जो था इनका राजधानी महत्वपूर्ण था ही, उसके साथ में छोटे छोटे प्रांतीय राजधानियाँ भी ये लोग बनाए हुए थे और इसी के तहत ये लोग शासन व्यवस्था यहाँ पे स्थापित किए हुए थे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, इस पे जो सम्राट का था वह सीधा अधिकार था, यानी कि जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र पे सम्राट जो भी राजा होते थे, मान लीजिए अशोक हैं या फिर बिंदुसार हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका सीधा यहाँ पे नियंत्रण रहा था। अब यहाँ पे जो ये शासन स्थापित करते हैं वह मुख्य रूप से अपने प्रमुख मंत्रियों के संबंध स्थापित करके यहाँ पे इनके जो मंत्री होते थे उनके सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करते थे। जो भी कर होता था या फिर जो भी नए नियम कानून होते थे वह इन्हीं के द्वारा लागू किए जाते थे, यही प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते थे ये। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में संदेश वाहक भी आप लोग को देखने को मिलेगा और जासूस भी देखने को मिलेगा। संदेश वाहक का जो मुख्य कार्य होता था वह राजा तक किसी भी प्रकार का खबर पहुंचाना होता था या फिर राजा का खबर किसी अन्य अधिकारी के पास या फिर किसी अन्य क्षेत्र तक पहुंचाने का इसका कार्य था। अब मान लीजिए कोई अधिकारी किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और किसी प्रकार का संदेश पहुंचाना है या फिर कोई बाह्य आक्रमणकारी यदि राज्य पे आक्रमण करता है तो इसकी जो सूचना पहुंचाई जाती थी वह संदेश वाहकों के द्वारा ही पहुंचाई जाती थी। अधिकारी इनसे बोलते थे कि जाओ राजा को ये सूचना दो, यह गड़बड़ी है, तो यह जाते थे और राजा को यह संदेश देते थे। उसी प्रकार से जासूस का जो काम था, यह जो जासूस होते थे वह राजा के निजी व्यक्ति हुआ करते थे जो किसी के संपर्क में आए बिना ही जाकर सूचना इकट्ठा किया करते थे, यानी कि यह घूम घूम के पूरे राज्य में देखने का यह काम करते थे कि राज्य व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं राजा के बारे में या फिर अधिकारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कहीं वो जनता को बहुत अधिक परेशान तो नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत अधिक लाभ कमाने के लिए सारे टैक्स अपने जेब में तो नहीं भर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो जानकारी था जो सम्राट को देता था, उसका काम ये जो जासूस था यही करता था। अब तो ये हो गया पाटलिपुत्र का क्षेत्र जिस पे राजा का डायरेक्ट नियंत्रण रहता था। ये राजा अपने अधिकारियों और मंत्रियों की मदद से यहाँ पे शासन स्थापित करता था। लेकिन जो एक प्रांतीय व्यवस्था थी, आप इसे एक केंद्रीय व्यवस्था मान सकते हैं, यहाँ पे एक केंद्रीय व्यवस्था स्थापित थी और ये जो प्रांतीय जो राजधानियाँ थीं, यहाँ पे मुख्य रूप से राज्यपाल जो थे वो यहाँ पे शासन किया करते थे। उज्जैन हो गया चाहे तक्षशिला। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य में जो राजधानियाँ थी महत्वपूर्ण, उसमें आप देखेंगे कि ये जो तक्षशिला है, यह जो मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र है, इसके द्वार पे है, यानी कि इससे आने वाले जो भी आक्रमणकारी हैं या कुछ भी हैं उन्हें तक्षशिला से होकर गुजरना पड़ता था। और ये जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे कि यह भारत को दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि उत्तर भारत को और ये दक्षिण भारत को। यानी कि यदि आपको उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना है या फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाना है तो उज्जैन से आपको होकर गुजरना रहता था। यानी कि यह जो भी जो प्रांतीय राजधानियां बनाई गई थीं वह बहुत ही महत्वपूर्ण थीं इस शासन व्यवस्था में। अब ये जो राज्यपाल यहाँ पे शासन किया करते थे वह मुख्य रूप से राजा के ही कुछ रिश्तेदार या फिर जो राजकुमार लोग हुआ करते थे, राजा के जो पुत्र हुआ करते थे, वही यहाँ पे शासन स्थापित करते थे। अब सबसे बड़ी बात थी कि राजा का नियंत्रण तो यहाँ पे होता था ही, क्योंकि यह राजा का क्षेत्र है, लेकिन जो नियम कानून थे अलग अलग स्थानों के वह अलग अलग हुआ करते थे और ये मुख्य रूप से राज्यपाल ही देख लिया करता था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भौगोलिक स्थिति से जब आप भारत को देखेंगे तो हर स्थिति में, हर क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आपको टैक्स ही वसूलना है तो मान लीजिए यहाँ पे दोआब का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब मान सकते हैं कि यहाँ पे फसल बहुत बढ़िया होता है, तो यहाँ पे आप कृषि पे बढ़िया टैक्स लगा सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में कृषि उतनी बेहतरीन नहीं होती है, तो वहाँ पे यदि जो नियम कानून होगा वह केंद्र के तहत होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग इस प्रकार से टैक्स नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे यदि किसी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो उस आधार पे वहाँ से टैक्स लिया जाता था। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझना होगा कि लोग जो होते हैं अलग अलग स्थान के, उसमें कितनी विविधता पाई जाती है और क्षेत्र के हिसाब से ही, यानी कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ही उनका जो अपना एक संस्कृति होता है वह परिवर्तित होता रहता है। तो ये सारे जो नियम कानून थे वह राज्यपाल ही संभालता था, लेकिन राज्यपाल पर जो पूर्ण नियंत्रण था वो केंद्रीय शासन का था, यानी कि पाटलिपुत्र से उसे स्थापित किया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी थे यहाँ पे। अन्य क्षेत्र थे जो मतलब मान लीजिए जो मुख्य राजधानियाँ थीं, उसके अलावा भी भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है
और हर क्षेत्र पे शासन व्यवस्था कायम कर पाना या फिर राजा का अपना एक अधिकारी या फिर एक अपना आदमी स्थापित कर पाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो अन्य क्षेत्रों से में मुख्य रूप से यह सड़कों और नदियों पे नियंत्रण लगाते थे। क्योंकि इस शासन व्यवस्था में जब आप देखेंगे कि मध्य भारत के ये जो प्राचीन भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में ये जो व्यापार था वो अपने चरम स्तर पे था। तो इसलिए राजाओं को या फिर जो सम्राट थे उन्हें नदियों और सड़कों पे अपना नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक हो जाता था, क्योंकि कई बार ऐसे क्षेत्रों में डाकू होते थे या फिर जो सामान छीनने वाले होते थे वो यहाँ पे मिलते थे और व्यापारियों के सामानों को यह नुकसान पहुँचाते थे, उन्हें हड़प लेते थे। अब चूँकि व्यापारी एक तरह से कहा जा सकता है कि वह राज्य को टैक्स भी दे रहा है, तो राजा का यह दायित्व हो जाता था कि इन क्षेत्रों की भी सुरक्षा की जाए। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से राजा जो होता था वह सड़कों और नदियों पे ही निगरानी रखता था। यहाँ से टैक्स नहीं वसूला जाता था, बहुत छोटे छोटे स्थानों से टैक्स नहीं वसूला जाता था। यहाँ से नजराने के रूप में हाँ यदि कुछ मिल जाता था तो वह राजा का हो जाता था, यानी कि वह राजकोष में जमा कर दिया जाता था। जैसे कि नजराना का मतलब ये होता है कि जो जैसे देखिए जो टैक्स होता है, टैक्स आप लोग का फिक्स होता है कि आप लोग को इस समय पे इतना टैक्स देना ही है, लेकिन नजराना में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। यदि किसी क्षेत्र में कोई चीज़ उपलब्ध है तो लोग खुशी से अपने इच्छा से राजा को लेकर जाते थे और दे देते थे, उन्हें समर्पित करते थे। तो ये हो जाता है नजराना और टैक्स में अंतर यही होता है कि नजराना में किसी प्रकार की दबाव नहीं था। यदि आपके क्षेत्र में बहुत अधिक मधुमक्खियां हैं तो आप शहद उपलब्ध करा सकते हैं या फिर आप मोम उपलब्ध करा सकते हैं बिना किसी टैक्स के, मतलब कोई निश्चित नहीं था कि आपको देना ही है। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप राजा को भेंट कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों पे भी छोटे छोटे शासक होते थे जो शासन करते ही रहते थे, जो कि प्रकृति का नियम है कि जहाँ पे यदि कोई शासन व्यवस्था नहीं कायम है वहाँ पे भी कोई ना कोई शासन जरूर कर रहा होगा। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि वहाँ का शासन अपने आप ही लागू हो जाता है, वहाँ पे अपने आप ही एक शासक बन जाता है। अब हम बात करेंगे राजधानी में सम्राट और पाटलिपुत्र के संदर्भ में कोई जानकारी जो हमें मिलती है वो मेगस्थनीज के विवरण से हमें प्राप्त होती है। इसकी जो पुस्तक है इंडिका, जो इसकी पुस्तक है मेगस्थनीज का, उसी से विवरण हमें प्राप्त होता है। मेगस्थनीज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यह राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का ये मेगस्थनीज जो था वह राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य के समय जब इनका शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था, तो इसने इनके राज दरबार में इसे भेजा था। इसने इंडिका जो पुस्तक लिखी उसमें बहुत सारे विवरण दिए भारत के बारे में, और इसमें जो राजधानी में जो सम्राट की स्थिति थी इसके बारे में इसने जिक्र किया और बताया कि राजा जो था कभी कभी जाया करता था अपने लोगों से मिलने, यानी कि जो जनता से मिलने जाता था, प्रजा से मिलने जाता था, और वह एक तरह से त्यौहार की तरह होता था, यानी कि एक तरह का जुलूस निकाला जाता था, एक तरह का झांकी टाइप का निकाला जाता था, और जिसमें राजा होता था जो वह एक बड़े से सोने के पालकी में बैठ के जाता था और पालकी के चारों तरफ बड़ी बड़ी हाथियाँ लगी रहती थी, उसमें सुरक्षा गार्ड इसमें लगे रहते थे और हाथी भी सोने और चांदी से ढके रहते थे। और साथ में वो ये भी कहता है कि राजा के साथ ही कुछ लोग चलते थे जो कुछ पेड़ नुमा लेके चलते थे, पेड़ लेके चलते थे, और वह साथ में चलते थे। उस पेड़ पे बहुत सारे तोते मौजूद रहते थे जो कि काफ़ी विद्वान थे, जो प्रशिक्षित तोते होते थे, वह उनके साथ चलते थे और जो राजा के सर के चारों ओर वह घूमते रहते थे। और साथ में वो ये भी बताता है कि जो राजा रहते थे वो हमेशा अपने अंगरक्षकों, जो कि मुख्य रूप से महिला अंगरक्षक थीं, उससे घिरे रहते थे। वो कहता है कि मतलब ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि ऐसे राजा हमेशा अपने जान को खतरा बना हुआ है और ऐसा लगता है कि हमेशा राजा डरा हुआ है। और साथ में वो ये भी विवरण देता है कि राजा का जो भी भोजन आता है तो भोजन राजा करने से पहले एक नौकर रखा जाता था जो उसके यानी कि राजा के भोजन को चखता था, उसके बाद ही राजा उस भोजन को करते थे। तो इस तरह का विवरण हमें मेगस्थनीज से मिलता है। अब हो सकता है कि इस समय इतने ज़्यादा शासन व्यवस्था इसलिए लागू किया गया हो क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी के शासनकाल में ये मेगस्थनीज भारत में आया था और चंद्रगुप्त पहला शासक था अपने वंश का। तो क्योंकि यह एक शासक को हटाकर अपने इस राजगद्दी पे बैठा था तो प्रारंभिक अवस्था में वास्तव में शत्रु बहुत अधिक होते हैं। तो उन शत्रुओं से बचने के लिए
हो सकता है, संभवतः है कि इसने इतने अधिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की हो। मेगास्थनीज ये भी कहता है कि राजा कभी भी एक कमरे में 2 दिन नहीं सोता था, यानी कि यदि वह आज इस कमरे में सो रहा है तो उसका अगले दिन जो कमरा होगा वह चेंज हो जाता था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में भी बताता है कि जो पाटलिपुत्र का क्षेत्र था यह बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सुसज्जित था, और यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी हुई थीं वह 1 तल्ले की भी थीं और 2 स्टोरीज़ की भी थीं, जो सामान्य रूप से कच्ची मिट्टी के ईंटों से बनाई गई थीं और लकड़ियों से मिलकर बनाई गई थीं। और ये भी कहता है कि जो राजधानी था इसका जो पूरा प्राचीर था वह 4 दीवारी से घिरा हुआ था, पूरा प्राचीर 4 दीवारी से घिरा हुआ था। और वो बताता है कि लगभग इसमें 570 के आसपास जो पिलर होते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है जो बुर्ज होते हैं, वो स्थापित थे, जहाँ से सैनिक खड़े होकर सुरक्षा करते थे। वो देखते थे कि कहीं कोई प्रवेश नहीं कर रहा है। और प्रवेश द्वार के बारे में बताता है कि लगभग 64 प्रवेश द्वार इस राजधानी में थे, पाटलिपुत्र में बनाए गए थे। तो इस तरह का जो विवरण है वो हमें मेगास्थनीज से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में कि अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है। तो अशोक के बारे में मैं बताऊं तो यह पूरे विश्व में एक ऐसा सम्राट था जो अपने प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही खूंखार था, मतलब युद्ध और लोगों की हत्याएं और इन सब चीज़ों में यह लगा हुआ था, जूझता था हमेशा इसी चीज़ों से। लेकिन बाद में इसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि इसने पूरी तरह से, जो कहा जाता है कि यह पूरी तरह से अहिंसावादी हो गया और हिंसा को पूरी तरह से इसने त्याग दिया। और साथ में ही अशोक एक ऐसा शासक था जो अपने ज्ञान को या फिर अपने धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। इसने शिलालेख लिखवाएं, शिलापट लिखवाएं और बहुत दूतों के माध्यम से भी एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्यों तक लोगों को भेजा ताकि लोगों को इसके धर्म का ज्ञान हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक जो था एक बहुत ही अनोखा सम्राट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था यह किस प्रकार से अहिंसा में लौट आया था, हिंसा से, यानी कि अब इसने हिंसा छोड़कर अहिंसा को अपना लिया था। तो यह जो कलिंग का युद्ध था इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद इसका जो पूरा जो मन था वह पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। कलिंग जो है वो आप जानते हैं कि कलिंग जो था वह उड़ीसा राज्य में स्थापित था उस समय, और इसका जो विवरण प्राप्त होता है वह एक शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। अशोक का एक विवरण यह कलिंग युद्ध के बारे में, जिसमें उसमें बताया है कि मैं अपने शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया, वहाँ पे युद्ध लड़ा और उसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और लगभग 1 लाख लोग मार दिए गए, मतलब उनका जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा। ये सभी चीज़ें देखकर मेरा हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब चूंकि मेरा हृदय इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए। ये भी कहता है कि जब किसी स्वतंत्र राज्य पे आक्रमण किया जाता है तो वहाँ पे बहुत लोग मारे जाते हैं और साथ में ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो पूरी तरह से निर्दोष होते हैं, चाहे वह मॉन्क हो गए या फिर वह ब्राह्मण हो गए, जो निर्दोष हैं वो मारे जाते हैं, या फिर ऐसे लोग भी जो अपने लोगों से काफ़ी प्रेम करते थे, या फिर ऐसे मालिक जो अपने नौकरों से काफ़ी प्रेम पूर्वक रहते थे, जो अपने गुलामों को सताते नहीं थे, ऐसे लोग भी मार दिए जाते हैं। बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें मुझे पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है मेरे हृदय को, और इसलिए मैं कभी भी युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। और इस शिलापट पे इसने ये भी बताया है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इसने शिक्षा दिया है कि मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी धर्म के अनुसार चलें और वो भी युद्ध का त्याग कर दें, यानी कि वो भी पूरी तरह से अहिंसा को अपना लें। और जो माना जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य के जो पतन का एक जो सबसे बड़ा कारण था वो ये भी माना जाता है कि इसका जो नीति था, अशोक का जो नीति था और आने वाली पीढ़ियों को इसकी शिक्षा थी कि आप युद्ध न लड़ें, धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था चलाएं। तो इसके पतन का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता है। बहुत सारे जो शासक हैं वो मानते हैं कि इसीलिए मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अशोक का धम्म क्या था। जो अशोक का धम्म था, असल में जो धम्म शब्द है यह प्राकृत का शब्द है। ये जो जैसा कि मैंने कल बताया था, जो प्राकृत एक लैंग्वेज होता है उसी का यह शब्द है, जिसका जो संस्कृत में मतलब होता है वह धर्म होता है। यानी कि अशोक का जो धम्म है वह असल में धर्म ही है।
अशोक के धम्म के बारे में जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो भी हमें शिलालेख हमें प्राप्त होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि अशोक जो है वह बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि इसके धर्म में भी कहीं मतलब इसका जो धम्म है उसमें बुद्ध भगवान या फिर इन सभी चीज़ों का नाम सम्मिलित नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसके जो भी नियम कानून थे इसके धम्म के, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यह वाकई बौद्ध धर्म से पूरी तरह से प्रभावित था। इसने यही बताया कि मैं देखता हूँ कि इसने शिलालेख पे लिखवाया था कि मैं देखता हूँ कि लोग किस प्रकार से, बहुत सारे लोग जो होते हैं, दूसरे धर्म के लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बैर रखते हैं और कई बार उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि वह उनके धर्म अलग हैं और उनके धर्म अलग है। तो यही शिक्षा देता है अपने धर्म के माध्यम से कि ऐसे लोगों को, जो कोई भी किसी भी धर्म में हो, उसे दूसरे के धर्म का बुराई नहीं करना चाहिए और अपने धर्म का बहुत अधिक बड़ाई भी नहीं करना चाहिए। अशोक ये भी कहता है कि ये किसी भी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और कहता है कि लोगों को अगर ज़्यादा मतलब कुछ पाने की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ईश्वर की पूजा करें या फिर बड़े बड़े यज्ञ हवन करें या फिर आप बहुत अधिक ऐसे लोगों को दान करें जिसको देने की आवश्यकता नहीं है। तो अशोक बताता है कि आप धम्म के अनुसार आप बहुत सारे ऐसे क्रियाविधि कर सकते हैं जिससे कि आपको अत्यंत लाभ होगा, यानी कि पहले से अधिक लाभ होगा। ये बताता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब पुत्र का जन्म होता है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई लंबे सफ़र के लिए निकलता है या फिर पुत्र का विवाह होता है, तो उसमें बहुत अधिक लोग खर्च करते हैं और ऐसे ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिसमें बहुत अधिक खर्चा आता है, जिसमें लोगों को उतना फ़ायदा नहीं होता है। उसके स्थान पे अशोक बताता है कि आप इतने खर्च करने के जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आपके साथ जो भी लोग हैं, आपके जो भी नौकर हैं या फिर आपके जो भी गुलाम हैं, उनकी आप सेवा करें। मतलब सेवा करने का मतलब ये है कि आप उनकी देखभाल करें, आप किसी प्रकार का प्रताड़ना उन्हें ना दें, आप लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, अहिंसा का मार्ग चुनें, हिंसा बिल्कुल ना करें। इस प्रकार का जो था यह अशोक का धम्म था, इसके ऐसे विचार थे। अशोक ने अपने धम्म को फैलाने के लिए धम्म महामात्य का प्रयोग किया, यानी कि एक प्रकार का अधिकारी होता था और अशोक ने ऐसे अधिकारियों को यहाँ इस काम के लिए लगाया था कि अपने विचारधारा को दूर दूर तक फैलाया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बहुत सारे शिलालेख और पिलर्स मिले हैं जिस पे बहुत सारी चीज़ें अंकित हैं। साथ में ही अशोक जो है वो ये भी निर्देश देता है अपने अधिकारियों को, अब चूँकि इसका जो शिलालेख और जो भी पटलेख जो भी चीज़ें इसने लिखवाई थी वो मुख्य रूप से प्राकृत में थी या फिर ब्राह्मी लिपि में थी। तो अशोक ये भी अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि ऐसे लोग जो पढ़ नहीं पाते, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें पढ़ कर सुनाइए कि हमारे राजा क्या आदेश दे रहे हैं। इनका मानना था कि अशोक जो थे वो खुद को एक गार्जियन के रूप में स्वीकार करते थे और इनका मानना ये था कि चूँकि मैं यहाँ का शासक हूँ और राजा हूँ एक तरह से, तो मैं लोगों का गार्जियन हूँ और गार्जियन होने के नाते एक पिता के समान खुद को मानते थे और इसलिए इनका दायित्व तो बनता था कि वह लोगों को बता सकें कि कैसे आप शांति से अपना जीवन कायम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक जो था एक अनोखा सम्राट था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।